सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारी सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो नंबर 3 है कंपनी चैप्टर का, जिसमें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ अंशों के बारे में। ठीक है, तथा इस वीडियो में मैं आपको कंपनी चैप्टर का सारा थ्योरी कंप्लीट कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपनी चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो कंपनी के तीसरे वीडियो में हम शुरुआत करते हैं अंशों के बारे में जानकारी से। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था कि अंश पूंजी क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातों को समझाया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अंश अंश क्या होता है? तो अंश देखिए क्या होता है। ये हम जानते हैं कि अंश एक अंश पूंजी वाली कंपनी की पूंजी की राशि को जिन निश्चित हिस्सों में विभाजित किया जाता है वह प्रत्येक हिस्सा अंश कहलाता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अंश पूंजी क्या होता है। तो अंश पूंजी का मतलब मैंने बताया था कि अंशों को जारी करके जो पूंजी प्राप्त किया जाता है उस पूंजी को अंश पूंजी कहते हैं, और सारी कंपनी उसी पूंजी से अपना व्यापार करती है। आज वही बात है, आज हम उस पूंजी को ना जानते हुए उस अंश का डिफिनेशन दे रहे हैं। तो अंश क्या होगा कि जो भी हमारी अंश पूंजी वाली कंपनी होगी उनकी सारी की सारी पूंजी को हम क्या करेंगे, वो हमेशा एक निश्चित हिस्सों में बटी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1 लाख का, जब मान लेते हैं 1 लाख का किसी कंपनी की पूंजी है, 1 लाख का किसी कंपनी की पूंजी है, अगर वो 10-10 रुपए के हिस्सों में बटी है, यानी 10,000 रुपए के 10,000 हिस्सों में बटी है, तो प्रत्येक 10 रुपए का एक एक हिस्सा, प्रत्येक 10 रुपए का एक एक हिस्सा क्या कहलाएगा? अंश कहलाएगा। ठीक है, यानी समझिए कोई भी कंपनी जो होगा, जो हमारा अंशों से पूंजी इकट्ठा करके अपना व्यापार चलाता है, तो उस पूरी पूंजी की, उस कंपनी की पूरी पूंजी को जिन छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं वो प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाता है? वो प्रत्येक हिस्सा अंश कहलाता है। अब बात करते हैं हम लोग क्या, अब बात करते हैं कि अंश के कितने प्रकार होते हैं। अंश के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, अंशों के 2 प्रकार होते हैं। अंशों के 2 प्रकार, तो पहला होता है समता अंश और दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश। समता अंश क्या होता है? समता अंश को हम लोग साधारण अंशों के नाम से भी जानते हैं, और यही हमारे कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। वास्तविक स्वामी का मतलब मेन मालिक यही है। ठीक है, ओनर इन्हीं को कहा जाता है। होते क्या समता अंश? तो समता अंश को डिफाइन क्या है? समता अंशों से अभिप्राय उन अंशों से है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है, जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें पूर्वाधिकार अंश जाना पड़ेगा। लेकिन जब समता अंश का डिफिनेशन आएगा तो हम केवल यही लाइन नहीं लिखेंगे, अब यहां लिखने के बाद हम आगे भी लिखेंगे। क्या है? समता अंशों से अभिप्राय उन अंशों से है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है। अर्थात समता अंश वे अंश हैं जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई पूर्वाधिकार प्राप्त नहीं होता है, अर्थात जिन्हें लाभ पूर्वाधिकार अंशों को लाभ देने के बाद प्राप्त होता है। ठीक है, विभाजन योग्य लाभ में से उन्हें लाभ पूर्वाधिकार अंशों को लाभ देने के बचे हुए लाभ में से मिलता है। उसके बाद जब कंपनी की समापन होती है तो कंपनी के समापन में भी सबसे पहले दायित्वों का भुगतान हो जाता है, और उन दायित्वों का भुगतान करने के बाद बची हुई धनराशि में से सबसे पहले पूंजी की वापसी होती है किसको? पूर्वाधिकार अंशों को, और उसके बाद बचे हुए पूंजी की वापसी किसको होती है? समता अंशों को। यानी इन्हें किसी भी प्रकार का पूर्वाधिकार प्राप्त नहीं है, ना लाभ संबंधी पूर्वाधिकार प्राप्त है, ना ही पूंजी की वापसी संबंधी पूर्वाधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश क्या होता है? तो जाहिर सी बात है, पूर्वाधिकार यानी पहले से कोई अधिकार है, इनको क्या है? पहला अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, तो पूर्वाधिकार अंशों से आशय या अभिप्राय उन अंशों से है जिन्हें लाभ संबंधी, याद रखिएगा, जिन्हें लाभ संबंधी तथा पूंजी के पुनर्भुगतान संबंधी पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। क्लियर बात? हमने यहां पर बताया कि इन्हें कोई पूर्वाधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन पूर्वाधिकार अंश नाम ही है तो इसे पूर्वाधिकार प्राप्त होगा। तो कौन सा पूर्वाधिकार प्राप्त है? लाभ से संबंधित और पूंजी की पुनर्भुगतान से संबंधित। पूंजी के पुनर्भुगतान से संबंधित मतलब क्या होता है? पहले अंशधारी पूंजी कंपनी को देते हैं और कंपनी की पूंजी लौटाती है, उसी को पुनर्भुगतान करते हैं। ठीक है, अब क्या कैसा पूर्वाधिकार प्राप्त है, तो इसको और डिटेल में समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए आगे बताएं। अर्थात इन्हें कंपनी के विभाजन योग्य लाभ में से, कंपनी का जो विभाजन योग्य लाभ है यानी जो बांटने वाला लाभ है, उन लाभ में से सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले एक निश्चित भाग में लाभ प्राप्त होता है। यानी क्या है? कंपनी का जो भी विभाजन योग्य यानी बांटने वाला जो लाभ होगा, उन लाभ में से सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशों को लाभ प्राप्त होता है। लेकिन इसमें एक जानने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पर बताया एक निश्चित भाग में का मतलब क्या होता है? पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश की दर जो होता है वो क्या होता है? वो निश्चित होता है। पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश की दर निश्चित होता है, जिसके नाम के साथ जुड़ा रहता है। जैसे होता है 7% प्रेफरेंस शेयर, मतलब क्या है कि 7% का पूर्वाधिकार अंश, तो इनका लाभांश का दर कितना है? 7% है, इनकी पूंजी लगाएगी पूंजी के हिसाब से। तो यही चीज है। तो पूर्वाधिकार अंशों में लाभ का दर निश्चित होता है, लेकिन समता अंशों में लाभ का दर निश्चित नहीं होता है। उन्हें क्या होगा? जितना लाभ बचा वो सारा समता अंशों में बढ़ जाएगा। समझे?
तो यही होता है। तो सबसे क्या पूर्वाधिकार प्राप्त है, तो सबसे पहला कि कंपनी के विभाजन योग्य लाभ में से सबसे पहले इन्हें एक निश्चित मात्रा में लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद क्या, उसके बाद बताया तथा कंपनी के समापन पर, कंपनी के समापन यानी कंपनी जब भी बंद होगा, तो जब भी कंपनी बंद होता है तो क्या करते हैं, संपत्ति बेचते हैं और दायित्वों का भुगतान करते हैं, और जब दायित्वों का भुगतान कर लेते हैं तो उसके बाद जो पैसा बचता है उससे पूंजी की वापसी होती है, ठीक है। लेकिन जब पूंजी की वापसी होती है तो उस पूंजी की वापसी में भी इन्हें क्या होता है, इन्हें सभी दायित्वों के भुगतान के पश्चात समता अंशों से पहले भुगतान की जाती है, ठीक है। यानी इन्हें जो पूंजी की वापसी भी होती है वो भी क्या होता है, वो भी समता अंशों से पहले होता है। क्लियर बात, यानी क्या होगा, समता अंश को कोई भी पूर्वाधिकार प्राप्त नहीं है, और पूर्वाधिकार अंशों को दो प्रकार की पूर्वाधिकार प्राप्त है कि लाभांश जो होगा वो समता अंश से पहले मिलेगा, निश्चित दर से मिलेगा, और पूंजी की वापसी जो है, पूंजी की वापसी जब भी होगी यानी कंपनी जब समाप्त होगा तो जब पूंजी लौटाया जाएगा तो वो भी समता अंश से सबसे पहले पूंजी लौटाई जाएगी, और पूंजी अगर बचा तो समता अंश को मिलेगा, नहीं बचा तो भाई नहीं मिलेगा। बात समझे, लेकिन पूर्वाधिकार अंशों को समता अंश से पहले मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया बात, ये इनका पूर्वाधिकार प्राप्त है। अब बात होता है कि पूर्वाधिकार अंश के भी अपने प्रकार होते हैं। तो पूर्वाधिकार अंशों के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए सबसे पहला पूर्वाधिकार अंश असंचयी पूर्वाधिकार अंश। असंचयी पूर्वाधिकार अंश, ये पूर्वाधिकार अंश क्या होता है, देखिए ये पूर्वाधिकार अंश एक साधारण पूर्वाधिकार अंश की तरह है, यानी अगर कंपनी को लाभ होता है तो इन्हें निश्चित प्रतिशत की दर से लाभ मिलेगा, लेकिन अगर कंपनी को लाभ नहीं होता है तो उनका लाभ संचय नहीं किया जाता है, यानी उनको कोई भी लाभ उस वर्ष नहीं मिलेगा। जिस वर्ष कंपनी को लाभ है केवल उसी वर्ष उनको उस निश्चित प्रतिशत की दर से लाभ मिलेगा। लेकिन संचयी पूर्वाधिकार अंशों का आशय क्या होता है, संचयी पूर्वाधिकार अंशों से आशय उन पूर्वाधिकार अंशों से है जिन्हें कंपनी के किसी वर्ष अगर लाभ नहीं भी होता है फिर भी उनका एक निश्चित प्रतिशत की दर से जो लाभ बनता है वो उनका संचय हो जाता है, और अगले साल जब कंपनी को लाभ होता है तो वो संचित लाभ और इस वर्ष का लाभ दोनों इकट्ठा होकर इनको मिलता है, इसीलिए इनको संचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। यानी अपने लाभ को संचय कर लेते हैं। कब संचय करते हैं, जिस वर्ष कंपनी को लाभ नहीं हुआ है उस वर्ष का भी इनका लाभ क्या होता है, संचित होकर रख जाता है, और जैसे ही लाभ होता है कंपनी को इनको दोनों लाभ मिलता है। फिर आता है परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, जैसे आप नाम से ही समझ रहे हैं कि परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश क्या होगा, वो पूर्वाधिकार अंश जिन्हें परिवर्तनशीलता की गारंटी मिलेगी, मतलब जिन्हें परिवर्तनशीलता का एक ऑप्शन मिलेगा कि ये चाहें तो अपने विकल्प का प्रयोग करके, उस ऑप्शन का प्रयोग करके अपने अंश को समता अंश में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। यानी परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंशों से आशय उन अंशों से है जिनके पास यह विकल्प है कि वो जब चाहे तब कंपनी, मतलब जब चाहे तब, मतलब उनका टाइम पीरियड लिखा रहता है कि इतने टाइम तक, ठीक है, तो उतने टाइम के अंदर उनके पास ऑप्शन रहता है कि वो अपने अंशों को किसमें परिवर्तित कर लें, समता अंश में परिवर्तित कर लें। यह होता है परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। फिर होता है अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। नाम से ही समझ में आ रहा है, जिन अंशों के पास ये ऑप्शन नहीं है, जिन पूर्वाधिकार अंशों के पास ये ऑप्शन नहीं है वो होता है अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। यानी जिन पूर्वाधिकार अंशों के पास यह विकल्प नहीं होता है कि वो अपने अंशों को समता अंशों में परिवर्तित कर सकें, वो अंश हमारे अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं, ठीक है। फिर आता है शोध्य पूर्वाधिकार अंश। शोध्य का मतलब होता है विमोचनशील यानी भुगतान करने वाला, ठीक है। शोध्य का मतलब होता है विमोचनशील यानी भुगतान करने वाला। तो शोध्य पूर्वाधिकार अंश कौन होते हैं, यानी विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश कौन होते हैं, तो विमोचनशील पूर्वाधिकार अंशों से आशय उन पूर्वाधिकार अंशों से जिनका भुगतान मतलब कैसा भुगतान, जिनका पूंजी की वापसी, पूंजी का पुनर्भुगतान, ठीक है, जिनका पूंजी का पुनर्भुगतान यानी पूंजी की वापसी कंपनी के जीवन काल में हो जाता है। हमने बताया ना कि पूंजी की वापसी कब होता है, कंपनी के समापन में होता है, लेकिन बस यही पूर्वाधिकार अंश हैं जिनकी पूंजी की वापसी कंपनी अपने जीवन काल में कर देती है, यानी कंपनी चलता रहता है, उसी में एक टाइम आता है जब इनका भुगतान करना होता है, इनकी पूंजी की वापसी करना होता है, ठीक है। इसको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। यानी शोध्य पूर्वाधिकार अंशों से आशय उन पूर्वाधिकार अंशों से हैं जिन्हें कंपनी अपने जीवन काल में उनकी पूंजी की वापसी करती है, जिनकी पूंजी की वापसी कंपनी अपने जीवन काल में करती है। फिर आता है अशोध्य पूर्वाधिकार अंश। अशोध्य पूर्वाधिकार अंश यानी सीधी सी बात है, इसमें क्या होगा, ऐसा कोई बात नहीं होगा। तो अशोध्य पूर्वाधिकार अंशों से आशय उन अंशों से है जिन्हें कंपनी पूंजी की वापसी कंपनी के समापन पर करती है, यानी जिनकी पूंजी का पुनर्भुगतान कंपनी अपने समापन पर करती है, उस प्रकार के पूर्वाधिकार अंश अशोध्य पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। क्लियर है बात। फिर आता है हमारा भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश। भाग युक्त यानी पार्टिसिपेटिंग, यानी कहीं भाग लेते हैं, ठीक है, कहीं इनका भाग होता है। तो भाग युक्त पूर्वाधिकार अंशों से आशय समझिएगा, भाग युक्त पूर्वाधिकार अंशों से आशय उन अंशों से है जिन्हें कंपनी का जो विभाजन योग्य लाभ है उस लाभ में तो इनका हिस्सा निश्चित होता ही है, लेकिन अगर कंपनी अतिरिक्त लाभ कोई कमाती है तो उस अतिरिक्त लाभ में भी उनका निश्चित प्रतिशत की दर से हिस्सा मौजूद होता है, ठीक है। यानी ऐसा कोई पूर्वाधिकार अंश जो कंपनी के साधारण लाभ के साथ साथ अतिरिक्त लाभ में भी हिस्सा प्राप्त करता है, वो पूर्वाधिकार अंश हमारे भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं, ठीक है। साधारण लाभ के साथ कंपनी के अतिरिक्त लाभ में भी जो हिस्सा प्राप्त करते हैं वही पूर्वाधिकार अंश हमारे भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। और नाम से अगला है हमारा अभाग युक्त पूर्वाधिकार अंश।
यानी अभाग्ययुक्त पूर्वाधिकार अंश वो पूर्वाधिकार अंश है जिन्हें कंपनी के केवल और केवल साधारण लाभ में ही हिस्सा मिलता है, कोई भी अतिरिक्त लाभ में हिस्सा नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कोई भी अतिरिक्त लाभ में हिस्सा नहीं मिलता है, ऐसे प्रकार का पूर्वाधिकार अंश हमारे अभाग्ययुक्त पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। इन्हें केवल साधारण लाभ में हिस्सा मिलता है। फिर आता है हमारा प्रत्याभूतित पूर्वाधिकार अंश यानी गारंटेड, हिंदी में थोड़ा नाम हार्ड लगता है। तो गारंटेड पूर्वाधिकार अंश यानी इन्हें कोई ना कोई गारंटी होता है। तो क्या गारंटी होता है? तो प्रत्याभूतित पूर्वाधिकार अंशों से ऐसे उन पूर्वाधिकार अंशों से जिन्हें इस बात की गारंटी होती है कि आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, आपको लाभ एक निश्चित प्रतिशत की दर से मिलेगा ही मिलेगा। उस प्रकार के पूर्वाधिकार अंश हमारे क्या कहलाते हैं? प्रत्याभूतित पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में देखिए, इस चैप्टर में लगभग इतना ही थ्योरी था। एक अभी थोड़ा कुछ विशेष शब्द बाकी है, उसको भी मैं इसी वीडियो में समझा देता हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरल एंट्री सीखेंगे और हो सकता है तो उसी वीडियो में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष शब्द जिनका मतलब जानना बहुत जरूरी होता है, जो अक्सर छोटे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो चलिए उस पर चलते हैं। तो देखिए आगे हमें क्या देखना है। तो आगे कुछ और शब्द हैं जिन्हें हमें ध्यान से समझना है, कुछ और बातें हैं जिन्हें हमें समझना होगा। जैसे क्या है? स्कंद। स्कंद क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, स्कंद क्या होता है? स्कंद से आशय चुकता अंशों की इकट्ठी रकम से है, जिसे बाद में किसी भी रकम के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है। यानी स्कंद जो है वो चुकता अंश है, चुकता अंश, और उसका इकट्ठा रकम जब होता है और उसी रकम को बाद में क्या करते हैं? उसी रकम को बाद में हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं, बांटते हैं ताकि हमारा क्या होगा? ताकि अंश जो हो आराम से अंश का कोई भी रकम हस्तांतरित हो सके, ताकि अंश का कोई भी रकम हस्तांतरित हो सके। यानी कहने का ये सेंस होता है कि हम लोग को जैसे हम पिछले वीडियो में बताया था कि एक अंश 10 रुपए का होता है, तो इकट्ठे नहीं मांगा जाता, बल्कि इन्हें क्या होता है? इन्हें कई किस्तों में मांगा जाता है। 2 का, फिर हमारा 3 का, फिर 2 का, फिर 3 का, ऐसे करके 4 किस्त में मांगा जाएगा, या जितने भी किस्तों में मांगा जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी अंश का रकम इकट्ठे नहीं मांगा जाता, बल्कि कई किस्तों में मांगा जाता है, इकट्ठे भी मांगा जा सकता है, दोनों तरीके से मांगा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर स्कंद क्या होता है? स्कंद बनने के लिए स्कंद में जब परिवर्तन होता है तो हमारा कोई भी अंश जो होगा वो जितने रुपए का अंश होगा वो उतना रुपए पूर्णदत्त होना चाहिए। पूर्णदत्त यानी पूरी तरह से उसका पेमेंट हो चुका रहना चाहिए, यानी चुकता अंश में परिवर्तित हो जाना चाहिए। ठीक है, और उन्हीं अंशों का इकट्ठा जब रकम बना लेते हैं तो उस रकम को हम लोग क्या करते हैं? कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, और वही सारे के सारे एक एक टुकड़े क्या होते हैं? अंश कहलाते हैं। सारे के सारे टुकड़े अंश कहलाते हैं, और इसी हिसाब से हम अंशों की धनराशि को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्कंद। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अंश में चुकता अंश जो होंगे ना, उसमें जो अंशतः चुकता अंश होंगे वो कभी भी हमारे स्कंद नहीं बन सकते हैं। चुकता अंश जो होते हैं उसमें क्या होता है? हो सकता है कि ये 10 रुपए का अंश है, 10 रुपए का अंश में केवल 5 रुपए का पेमेंट हुआ है, तो ये कैसा पेमेंट है? ये हमारा अंशतः पेमेंट है। तो इस प्रकार का जो अंश होगा वो हमारा स्कंद नहीं बनेगा। जब तक पूरा पेमेंट नहीं हो जाता, जब तक 10 का 10 पूरा नहीं हो जाता, यानी पूर्णदत्त नहीं हो जाता, तब तक वो स्कंद में परिवर्तित नहीं हो सकता। क्लियर है बात? इसके बाद आगे चलते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये भी है कि न्यूनतम अभिदान क्या होता है। लगभग हर एक साल पूछा जाता है, लगभग हर एक साल यूपी बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो न्यूनतम अभिदान क्या होता है? तो ये याद रखना कि न्यूनतम अभिदान वह राशि है जिसे पाना किसके लिए कंपलसरी है? सार्वजनिक कंपनी, वो भी कैसा? एक नव गठित सार्वजनिक कंपनी। ठीक है यानी न्यूनतम अभिदान धनराशि से आशय उस राशि से जो एक नव गठित सार्वजनिक कंपनी प्राप्त करती है, और वो आवश्यक होता है। वो कब? तो बताया है कि जब एक नव गठित सार्वजनिक कंपनी जो पहली बार अपने अंशों को निर्मित करती है, जाहिर सी बात है नया बना है तो पहली बार अंश निर्मित कर रही है, तो पहली बार अंशों को निर्मित करती है को अंश के आवंटन से पूर्व यानी अंशों को बांटने से पहले। तो अंशों को बांटते कब है ना? जब क्या होता है कि अंश को जब कोई जनता लेना चाहता है तो वो क्या करता है? वो सबसे पहले एप्लीकेशन डालता है, यानी आवेदन पत्र डालता है, और उसके साथ एक पेमेंट करता है। ठीक है, उसके साथ एक पेमेंट करता है। तो आवेदन पत्र जब डाला तो क्या होगा? कंपनी उस आवेदन पत्र को स्वीकार करता है, और जब स्वीकार कर लेता है तब जाके अंशों को आवंटित किया जाता है। ठीक है, कभी कभी होता है कि उस अंशों के आवेदन पत्र को अस्वीकार भी किया जा सकता है। तो याद रखिएगा क्या होता है कि अंशों को आवंटन यानी बांटने से पहले क्या होता है? न्यूनतम अभिदान की राशि, यानी यही इसकी राशि प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक है, अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। यानी जो होता है, अब ये होता कितना अमाउंट है ये आगे चल के बता रहे हैं। इसमें क्या होता है? न्यूनतम अभिदान वह राशि है जो एक नव गठित सार्वजनिक कंपनी को आवंटन से पहले प्राप्त करना आवश्यक है।
ठीक है, आवंटन से पहले यानी अंशों को जनता को देने से पहले प्राप्त करना आवश्यक है। और इसका निर्धारण यानी इस न्यूनतम धनराशि का निर्धारण कौन करता है? न्यूनतम अभिधान की धनराशि का निर्धारण कौन करता है? तो संचालक लोग इसका निर्धारण करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से फ्री हैंड नहीं है, मतलब पूरा उनके ऊपर नहीं है, बल्कि एक गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया है किसके द्वारा? सेबी के द्वारा, जो 2000 सेबी मार्गदर्शन 2000 बोलता है क्या कि वर्तमान में जो न्यूनतम अभिधान है, वो क्या है? वो कुल निर्गमन का यानी जितना वो निर्गमन करना चाहता है। जैसे क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल 3 लाख है, तो 3 लाख में से उसने 1 लाख निर्गमन किया, 1 लाख निर्गमन किया, तो वो कुल निर्गमन का 90%, कितना? 90%। ये एक सेबी गाइडलाइन बोल रहा है, सेबी गाइडलाइन बोल के 90% यानी 90,000 के अंशों के लिए आवेदन पत्र पाना आवश्यक है, तभी जाके वो अंश आवंटित कर सकता है, वरना वो नहीं कर सकता। सीधा से समझिएगा यहाँ पर, जैसे एक कंपनी है, उसका ऑथराइज शेयर मान लेते हैं, ऑथराइज कैपिटल जो है 3 लाख रुपए का है, 3 लाख रुपए का, ठीक है, और इसमें से इसने इशू किया कितना? 1 लाख रुपए के शेयर इशू किया, इसमें से 1 लाख का इशू किया, तो इस 1 लाख को शेयर को तब तक आवंटित नहीं कर सकती है जब तक इस शेयर के 90% भाग के बराबर के लिए आवेदन ना आ जाए, यानी 90,000 रुपए के लिए जब तक जनता आप एप्लीकेशन ना डाल दे, तब तक वो क्या कर सकता है? तब तक वो निर्गमन नहीं कर सकता, ठीक है, यानी आवंटन नहीं कर सकता, आवंटन नहीं कर सकता। अगर बाई चांस ऐसा नहीं होता है अगर बाई चांस ऐसा नहीं होता है तो कंपनी प्रविवरण निर्गमन, देखिए, और बताया भी है कि ये कब तक इसके लिए चांस दिया गया, टाइम कब तक गया है, तो बताया है कि कंपनी जो होता है, कंपनी यदि प्रविवरण जो निर्गमन करती है, उस निर्गमन करने के 60 दिन के भीतर पाना ये अति आवश्यक है, ठीक है। आपके पास जो 90% पाना है ना, वो कब तक पाना है? जो प्रविवरण जारी करते हैं, देखिए एक सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों को कैसे बेचती है? प्रविवरण जारी करती है, जिससे जनता को आमंत्रित करते हैं कि आइए हमारे अंश को लीजिए आप, ठीक है। और उस जो जारी करने का जो डेट होता है, उससे 60 दिन के भीतर 90% पोर्शन जो भी शेयर का इशू किया है, उसका 90% पोर्शन के लिए एप्लीकेशन आना आवश्यक है। और अगर ऐसा नहीं आ पाता है, देखिए प्राप्त नहीं कर पाती है, तो क्या होता है? तो 78 दिनों के भीतर वो जितना भी पैसे के लिए आवेदन आया वो सब उसको वापस करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अगर वो नहीं ऐसा कर पाता है तो 78 दिन के भीतर वो सारे के सारे धनराशि आवेदक को वापस करना जरूरी हो जाता है। और अगर वो भी नहीं कर पाता है तो फिर उसे 15% वार्षिक ब्याज के साथ वो वापस करना पड़ेगा। फिर कितना? 15% वार्षिक ब्याज के साथ उस पैसे को उसको वापस करना आवश्यक है, ठीक है। क्लियर बात? अब आता है कि न्यूनतम अभिधान आखिर में हुआ है और उसको लेना क्यों आवश्यक है, यानी उसकी धनराशि का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जब हमें न्यूनतम अभिधान की धनराशि मिलती है तो ऐसा इसीलिए बनाया गया क्योंकि जरूरी होता है पैसा आए ताकि उससे हम लोग अपना व्यवसाय चला सकें, इसीलिए जरूरी होता है, इसलिए ये नियम बनाया गया। अब उसका जो धनराशि आता है तो उसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट कि जो भी हम लोग संपत्ति क्रय किए हैं या फिर भविष्य में क्रय करेंगे, ठीक है, क्रय की गई अथवा भविष्य में क्रय की जाने वाली संपत्ति, उसका जो मूल्य होगा उसको चुकाने यानी पेमेंट के लिए इसका पैसा प्रयोग किया जाएगा। यानी क्या होता है, कंपनी अपना, आप जरूरी नहीं कि अंश निर्गमन से पहले वो बहुत सी संपत्ति को खरीद लिया रहता है, सारा सेटअप तो कर लिया रहता है, तो उसमें जो भी पेमेंट किया है या फिर फ्यूचर में जो पेमेंट करने वाला है, यानी जो नया संपत्ति खरीदने वाला है, उसके पैसे को पेमेंट करने के लिए न्यूनतम अभिधान को पाना आवश्यक है, ठीक है। यानी उसके धनराशि से हम इसका प्रयोग करते हैं, ये भी कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है? प्रारंभिक व्यय, अंश निर्गमन व्यय और अभिगोपन कमीशन, ये सारे के सारे एकदम स्टार्टिंग के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। सारे के सारे एकदम कंपनी जब स्टैब्लिश होता है, जब अपना काम स्टार्ट करता है, तो उस समय के ये सारे खर्चे होते हैं। प्रारंभिक व्यय यानी कंपनी को पूरा का पूरा जो उसको निर्माण किया जाता है, कंपनी का निर्माण किया जाता है, उसके चरण में जो भी खर्चे हुए वो सारे के सारे कंपनी के प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं, ठीक है। कंपनी के निर्माण के समय में जितने भी खर्च होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? कंपनी के प्रारंभिक व्यय। अंश निर्गमन व्यय से आशय वो व्यय है जो कंपनी को जनता में अंश निर्गमन करने के लिए खर्च होती है, ठीक है, वो अंश निर्गमन व्यय है। और अभिगोपन कमीशन क्या होता है? कंपनी अपने पास क्या होता है कि ये 90% उसे तुरंत बेचना है ना, तो कंपनी क्या करता है इस कार्य के लिए बैंकों को, ठीक है, बैंकों को और बहुत से अभिगोपन वाले एजेंसियां होती हैं, ठीक है, अंडर राइटिंग एजेंसियां, उन लोगों को क्या करता है, उन लोगों को अपने अंश बेचने के लिए देता है। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग गारंटी देते हैं कि हम आपका 100% अंश बेच देंगे, ठीक है। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो अंश खुद ही खरीद लेते हैं, यानी कंपनी का तो 100% बिकना तय है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए कंपनी उनको कमीशन देता है, वही कमीशन हमारा क्या कहलाता है? अभिगोपन कमीशन कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर कि अभिगोपन कमीशन क्या है, ठीक है। तो वो जो अंश बेचने की जो गारंटी होता है, अक्सर ये बैंक करते हैं, ठीक है। तो बैंक करते हैं तो उस बैंकों का ये काम है, एक कार्य में गिना जाता है अभिगोपन, तो ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए उन्हें कमीशन दिया जाता है गारंटी के लिए कि हम आप जो है मेरा 100% शेयर बेचेंगे,
ठीक है, तो ये बात समझ में आया। अभी कूपन कमीशन क्या आता है, तो ये सारे के सारे खर्चों के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इन सारे खर्चों को चुकाने के लिए भी हम लोग न्यूनतम अभिदान राशि का प्रयोग करते हैं। फिर लास्ट बात है विविध कार्यों यानी और भी छोटे मोटे कार्यों के लिए और कार्यशील पूंजी के लिए यानी व्यवसाय को संचालित करने के लिए हमें न्यूनतम अभिदान धनराशि की यानी न्यूनतम अभिदान की धनराशि हमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। तो इतने कार्यों के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूनतम अभिदान की राशि को प्रयोग करते हैं। तो ये क्लियर हुआ बात। इसके बाद 2-3 बातें और भी हैं छोटी छोटी, तो वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। और अगले वीडियो में सारा का सारा जनरल एंट्री, देखिए क्वेश्चन बहुत तरह के मिलता है यूपी बोर्ड में, तो बहुत कम तरह के क्वेश्चन है, लेकिन मैं जो जनरल एंट्री समझाऊंगा वो थोड़ा लंबा समझाऊंगा, थोड़ा डीप समझाऊंगा। ठीक है, तो वो जो अगला जो वीडियो वो तो एकदम कंपलसरी है। अगर आपको न्यूमेरिकल सीखना है, अगर आपको न्यूमेरिकल मतलब कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करना है, अच्छे तरीके से करना है, तो आपको क्या होगा, आपको वो वीडियो एकदम कंपलसरी का आप देखिए और वहां से तो एकदम कंटिन्यू कीजिएगा। तब आपका कंपनी का सारा क्वेश्चन आप किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा वो बनाने के लिए आप एकदम सही हो जाएंगे, आराम से उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो बस मैं करता हूँ आज के लिए यहाँ पर ही ओवर। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से देखिए, समझिए। थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जानते हैं कि आप लोगों को थ्योरी भी बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से देखिए, नोट्स बनाइए इसको याद करिए। और बस आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है आप लोगों को पता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ने वाले बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए। और हम इसमें 2-2 चैप्टर एक साथ लेके चल रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा वीडियो देर में आ रहा है, घबराइए नहीं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा गए, सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराइए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराइए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, पहले थ्योरी तो कंप्लीट हो जाए, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ थ्योरी का लेक्चर ही दूंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होगा। पार्टनरशिप के पहले क्वेश्चन में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने सारा करा दिया, और उसमें आपको बोला भी है कि आपको इस तरह के और क्वेश्चन है वो सब कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक। तो ये चीज़ है। इस कंपनी वाले में तो मैं ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और पार्टनरशिप के एडमिशन और रिटायरमेंट, डेथ और उसके बाद हमारा वेतन, इन सारे में भी बहुत से क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप लोग घबराइए मत, बस साथ बने रहिए, आप लोग का चैप्टर सभी कंप्लीट होगा, कोर्स पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।